चैप्टर 9 लक्ष्य। एलिस ने मुझे सुबह ही स्लम्बर पार्टी के नाटक के साथ छोड़ दिया। एडवर्ड के आने में ज्यादा समय नहीं लगा। आधिकारिक तौर पर अपनी हाइकिंग यात्रा से लौटते हुए सारे दिखावे मुझ पर हावी होने लगे थे। मैं इंसान होने के इस हिस्से को मिस नहीं करना चाहता। चार्ली ने जब मुझे कार का दरवाज़ा बंद करते सुना तो उसने सामने की खिड़की से झांका। उसने एलिस को हाथ हिलाया और फिर मेरे लिए दरवाज़ा खोलने चला गया। क्या तुम्हें मजा आया? चार्ली ने पूछा। जरूर, ये बहुत बढ़िया था। बहुत लड़कियों जैसा। मैंने अपना सामान अंदर उठाया, सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया और नाश्ता ढूंढने के लिए रसोई घर में चला गया। तुम्हें एक संदेश मिला है? चार्ली ने मेरे पीछे से पुकारा। रसोई के काउंटर पर फोन संदेश पैड एक सॉसपैन के सहारे स्पष्ट रूप से रखा हुआ था। जेकब ने फोन किया, चार्ली ने लिखा था। उसने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और उसे खेद है। वह चाहता है कि तुम उसे फोन करो, अच्छा व्यवहार करो और उसे आराम करने दो। वह परेशान लग रहा था। मैंने मुंह बनाया। चार्ली आमतौर पर मेरे संदेशों पर संपादकीय टिप्पणी नहीं करता था। जेकब बस आगे बढ़ सकता था और परेशान हो सकता था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। मैंने आखिरी बार सुना था, वे दूसरी तरफ से फ़ोन कॉल की अनुमति नहीं देते थे। अगर जेकब को मेरी मौत पसंद है, तो शायद उसे चुप्पी की आदत डाल लेनी चाहिए। मेरी भूख खत्म हो गई। मैं अपना चेहरा घुमाकर अपनी चीज़ें रखने चला गया। क्या तुम जेकब को फ़ोन नहीं करोगे? चार्ली ने पूछा। वो लिविंग रूम की दीवार के पास झुका हुआ मुझे फ़ोन उठाते हुए देख रहा था। नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, बेला, उन्होंने कहा। क्षमा करना ईश्वरीय है। अपना काम देखो, मैंने धीरे से कहा, इतनी धीमी आवाज में कि वह सुन न सके। मुझे पता था कि कपड़े धोने का काम बढ़ रहा है, इसलिए मैंने अपना टूथपेस्ट रख दिया और अपने गंदे कपड़े टोकरी में डाल दिए। फिर मैं चार्ली के बिस्तर को साफ करने चला गया। मैंने उसकी चादरें सीढ़ियों के ऊपर एक ढेर में रख दी और अपनी चादरें लेने चला गया। मैं बिस्तर के पास रुक गया और अपना सिर एक तरफ झुका लिया। मेरा तकिया कहाँ था? मैंने एक चक्कर लगाया, कमरे को देखा। कोई तकिया नहीं था। मैंने देखा कि मेरा कमरा अजीब तरह से साफ सुथरा लग रहा था। क्या मेरा ग्रे स्वेटशर्ट फुटबोर्ड पर कम बेडपोस्ट पर नहीं लपेटा गया था? और मैं कसम खाता हूँ कि रॉकिंग चेयर के पीछे गंदे मोजे की एक जोड़ी थी, साथ ही लाल ब्लाउज जिसे मैंने 2 सुबह पहले पहना था, लेकिन फैसला किया कि यह स्कूल के लिए बहुत ज्यादा ड्रेस वाला है, हाथ पर लटका हुआ था। मैंने फिर से घूम कर देखा। मेरा हैम्पर खाली नहीं था, लेकिन यह उतना भरा हुआ भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। क्या चार्ली कपड़े धो रहा था? यह उसके स्वभाव के विपरीत था। पिताजी, क्या आपने कपड़े धोना शुरू कर दिया है? मैंने दरवाजे के बाहर चिल्लाकर पूछा। नहीं, वो दोषी भाव से चिल्लाया। क्या तुम चाहते थे कि मैं ऐसा करूं? नहीं, मैं समझ गया। क्या तुम मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे? क्यों नहीं? मुझे शर्ट नहीं मिल रही है। मैं वहां नहीं गया हूं। और फिर मुझे याद आया कि एलिस यहाँ मेरा पजामा लेने आई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि उसने मेरा तकिया भी उधार लिया था, शायद इसलिए क्योंकि मैं बिस्तर से दूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने वहां से गुजरते समय सफाई की थी। मैं अपने लापरवाह व्यवहार के लिए शर्मिंदा था, लेकिन वह लाल शर्ट वास्तव में गंदी नहीं थी, इसलिए मैं उसे टोकरी से बचाने चला गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसे सबसे ऊपर पा लूंगा, लेकिन ये वहां नहीं था। मैंने पूरे ढेर को खंगाला और फिर भी इसे नहीं पा सका। मुझे पता था कि मैं शायद पागल हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ और गायब था, या शायद एक से ज्यादा चीजें। मेरे पास यहाँ आधा भार भी नहीं था। मैंने अपनी चादरें उतारी और कपड़े धोने की अलमारी की ओर बढ़ा। रास्ते में चार्ली की चादरें भी ले लीं। वॉशिंग मशीन खाली थी। मैंने ड्रायर भी चेक किया। मुझे उम्मीद थी कि एलिस की मेहरबानी से मेरे लिए धुले हुए कपड़े मिलेंगे। कुछ नहीं। मैं हैरान होकर भौहें सिकोड़ने लगा। क्या तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? चार्ली चिल्लाया। अभी तक नहीं। मैं अपने बिस्तर के नीचे खोजने के लिए ऊपर गया। धूल के गुच्छों के अलावा कुछ नहीं था।
मैंने अपने ड्रेसर में खोजबीन शुरू की। शायद मैंने लाल शर्ट रख दी थी और भूल गया था। जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने हार मान ली। वह एडवर्ड होगा। दरवाज़ा, चार्ली ने सोफे पर से मुझे बताया जब मैं उसके पास से गुजरा। अपने आप को तनाव में मत डालिए, पिताजी। मैंने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला। एडवर्ड की सुनहरी आंखें बड़ी हो गई थीं, उसके नथुने फैल गए थे, उसके होंठ दांतों पर खींच गए थे। एडवर्ड, उसके चेहरे के भाव पढ़कर मेरी आवाज़ में आश्चर्य की तीव्रता आ गई। क्या? उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। मुझे 2 सेकंड दो, वह फुसफुसाया। हिलना मत। मैं दरवाजे पर जमी खड़ी रही और वह गायब हो गया। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि चार्ली ने उसे गुजरते हुए देखा भी नहीं। इससे पहले कि मैं 2 तक गिनने के लिए खुद को संभाल पाती, वो वापस आ गया। उसने अपनी बांह मेरी कमर पर रखी और मुझे तेजी से रसोई की ओर खींच लिया। उसकी आंखें कमरे में इधर-उधर घूम रही थीं और उसने मुझे अपने शरीर से इस तरह जकड़ रखा था जैसे वो मुझे किसी चीज से बचा रहा हो। मैंने सोफे पर बैठे चार्ली की ओर एक नज़र डाली, लेकिन वह जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहा था। कोई यहाँ आया है, उसने मुझे रसोई के पीछे खींचकर मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी, वॉशिंग मशीन की धमक के कारण उसे सुनना मुश्किल था। मैं कसम खाता हूँ कि कोई वेयरवुल्फ नहीं है, मैंने कहना शुरू किया। उनमें से कोई नहीं, उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए मुझे टोका। हम में से कोई। उनके लहजे से यह स्पष्ट हो गया कि उनका आशय अपने परिवार के किसी सदस्य से नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे से खून गायब हो गया है। विक्टोरिया, मेरा गला रुंध गया। यह ऐसी गंध नहीं है जिसे मैं पहचानता हूँ। वोल्तुरी में से एक, मैंने अनुमान लगाया। शायद। कब? इसलिए मुझे लगता है कि यह उन्हीं लोगों ने किया होगा। ये बहुत पहले की बात नहीं है, आज सुबह सुबह जब चार्ली सो रहा था। और जो भी था, उसने उसे छुआ तक नहीं, इसलिए इसके पीछे कोई और उद्देश्य रहा होगा। मुझे ढूंढ रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर मानो जम गया था, मानो मूर्ति बन गया हो। तुम दोनों यहाँ क्या चिल्ला रहे हो? चार्ली ने खाली पॉपकॉर्न का कटोरा हाथ में लेकर कोने की ओर बढ़ते हुए संदेह से पूछा। मुझे बहुत बुरा लगा। चार्ली के सोते समय घर में एक पिशाच मेरी तलाश कर रहा था। मैं घबरा गया, मेरा गला बंद हो गया। मैं जवाब नहीं दे सका, मैं बस उसे डर से देखता रहा। चार्ली का चेहरा बदल गया। अचानक, वो मुस्कुराने लगा। अगर तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो मुझे बीच में मत आने दो। अभी भी मुस्कुराते हुए, उसने अपना कटोरा सिंक में रखा और कमरे से बाहर चला गया। चलो चलें, एडवर्ड ने धीमी और कठोर आवाज में कहा। लेकिन चार्ली, डर मेरी छाती को जकड़ रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो कुछ देर तक विचार करता रहा और फिर उसका फोन उसके हाथ में था। एमिट, उसने रिसीवर में बड़बड़ाते हुए कहा। वो इतनी तेजी से बोलने लगा कि मैं उसके शब्द समझ ही नहीं पाया। आधे मिनट में ही सब खत्म हो गया। वो मुझे दरवाजे की ओर खींचने लगा। एमिट और जैस्पर आ रहे हैं। जब उसने मेरा प्रतिरोध महसूस किया तो उसने फुसफुसा कर कहा, वे जंगल साफ कर देंगे। चार्ली ठीक है। मैंने उसे मुझे घसीटते हुए ले जाने दिया। मैं इतना घबरा गया था कि कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाया। चार्ली ने मेरी डरी हुई आंखों से एक शालीन मुस्कान देखी, जो अचानक भ्रम में बदल गई। चार्ली के कुछ कहने से पहले ही एडवर्ड ने मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं फुसफुसाना बंद नहीं कर सका, यहाँ तक कि कार में बैठने के बाद भी। हम एलिस से बात करने जा रहे हैं, उसने मुझसे कहा। उसकी आवाज़ सामान्य थी लेकिन आवाज़ उदास थी। तुम्हें लगता है शायद उसने कुछ देखा होगा? उसने सिकुड़ी हुई आंखों से सड़क की ओर देखा। शायद। वे एडवर्ड के फ़ोन के बाद से ही सतर्क होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी संग्रहालय में घूम रहे हों, हर कोई तनाव की विभिन्न मुद्राओं में स्थिर खड़ा था। क्या हुआ? एडवर्ड ने दरवाजे से बाहर निकलते ही पूछा। मैं ये देखकर चौंक गया कि वो एलिस को घूर रहा था, उसके हाथ गुस्से से मुठ्ठियां बांधे हुए थे। एलिस अपनी छाती पर हाथ बांधे खड़ी थी। सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे।
मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, ये कैसे संभव है? वह फुसफुसाया। एडवर्ड, मैंने शांत भाव से डांटते हुए कहा। मुझे उसका एलिस से इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। कार्लिसले ने शांत स्वर में बीच में टोकते हुए कहा, यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है, एडवर्ड। वो उसके कमरे में था, एलिस। वो अभी भी वहां उसका इंतजार कर रहा हो सकता था। मैंने वह देखा होगा। एडवर्ड ने झल्लाहट में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। सच, तुम्हें यकीन है? एलिस की आवाज में ठंडक थी जब उसने जवाब दिया। तुमने मुझे पहले ही वोल्टुरस के फैसलों पर नजर रखने, विक्टोरिया की वापसी पर नजर रखने, बेला के हर कदम पर नजर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। तुम एक और जोड़ना चाहते हो? क्या मुझे सिर्फ चाली, या बेला के कमरे, या घर, या पूरी गली पर भी नजर रखनी होगी? एडवर्ड, अगर मैं बहुत ज्यादा करने की कोशिश करूंगी, तो चीजें दरारों से फिसलने लगेंगी। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही हैं, एडवर्ड ने झट से कहा। वो कभी किसी खतरे में नहीं थी। वहां देखने लायक कुछ भी नहीं था। यदि आप इटली पर नजर रख रहे हैं, तो आपने उन्हें ये भेजते क्यों नहीं देखा? मुझे नहीं लगता कि यह वे हैं, एलिस ने जोर देकर कहा। मैंने देखा होगा। चाली को और कौन जीवित छोड़ेगा? मैं सिहर उठा। मुझे नहीं मालूम, एलिस ने कहा। मददगार, बस करो, एडवर्ड, मैंने फुसफुसाकर कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा अभी भी लाल था, उसके दांत आपस में भीगे हुए थे। वो आधे सेकंड तक मुझे घूरता रहा, और फिर अचानक उसने सांस छोड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा ढीला पड़ गया। तुम सही कह रही हो, बेला। मुझे माफ कर दो। उसने एलिस की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो, एलिस। मुझे तुम पर यह गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। यह अक्षम्य था। मैं समझती हूँ, एलिस ने उसे आश्वस्त किया। मैं भी इससे खुश नहीं हूँ। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो इसे तार्किक रूप से देखते हैं। क्या संभावनाएं हैं? ऐसा लग रहा था कि सब एक साथ शांत हो गए हैं। एलिस शांत हो गई और सोफे की पीठ पर टिक गई। कार्लिसर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखें कहीं दूर थीं। एस्मे एलिस के सामने सोफे पर बैठी थी, उसने अपनी टांगें सीट पर मोड़ ली थीं। केवल रोजली ही स्थिर रही, उसकी पीठ हमारी ओर थी, वह कांच की दीवार को घूर रही थी। एडवर्ड ने मुझे सोफे पर खींच लिया और मैं एस्मे के बगल में बैठ गया, जिसने अपना हाथ मेरे चारों ओर डाल दिया। उसने मेरे एक हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। विक्टोरिया, कार्लिसले ने पूछा। एडवर्ड ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे उसकी गंध का पता नहीं था। हो सकता है कि वह वोल्टुरी से आया हो, जिससे मैं कभी नहीं मिला। एलिस ने अपना सिर हिलाया। आरो ने अभी तक किसी को भी उसे खोजने के लिए नहीं कहा है। मैं उसे देखूंगी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। एडवर्ड ने सिर उठाया। आप आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है? क्यों? कैयस का विचार, एडवर्ड ने सुझाव दिया। उसका चेहरा फिर से तनावग्रस्त हो गया। या जेन की, एलिस ने कहा। उन दोनों के पास एक अपरिचित चेहरा भेजने के लिए संसाधन हैं। एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। और प्रेरणा? हालांकि ये समझ में नहीं आता, एस्मे ने कहा। अगर बेला का इंतजार करने वाला कोई भी व्यक्ति होता, तो एलिस ये देख लेती। उसका बेला को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, या चाली को भी। मुझे अपने पिता का नाम सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। सब ठीक हो जाएगा, बेला, एस्मे ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। लेकिन फिर इसका क्या मतलब था? कार्लिसले ने सोचा। ये देखने के लिए कि क्या मैं अभी भी इंसान हूँ। मैंने अनुमान लगाया। संभव है, कार्लिसले ने कहा। रोसेली ने इतनी जोर से आह भरी कि मैं सुन सका। वह शांत हो गई थी और उसका चेहरा उम्मीद से रसोई की ओर मुड़ा हुआ था। दूसरी ओर, एडवर्ड निराश दिख रहा था। एम्मेट रसोईघर के दरवाजे से घुसा, जैस्पर उसके ठीक पीछे था। बहुत पहले, कई घंटे पहले, एम्मेट ने निराश होकर घोषणा की। पगडंडी पूर्व की ओर गई, फिर दक्षिण की ओर और एक सड़क किनारे गायब हो गया। एक कार इंतजार कर रही थी। ये दुर्भाग्य है, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर वो पश्चिम चला गया होता,
तो अच्छा होता कि वे कुत्ते खुद को उपयोगी बना लेते। मैं सिहर उठा और एस्मे ने मेरा कंधा सहलाया। जेस्पर ने कार्लिसले की ओर देखा। हम दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, लेकिन यहाँ उसने कुछ हरा और मुड़ा हुआ पकड़ा। कार्लिसले ने उसे उससे लिया और अपने चेहरे के सामने रखा। मैंने देखा, जब वो हाथ बदल रहा था तो वो एक टूटा हुआ फन का पत्ता था। शायद तुम्हें इसकी खुशबू पता हो। नहीं, कार्लिसले ने कहा, कोई परिचित नहीं। मैं किसी से कभी नहीं मिला। शायद हम इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। शायद यह एक संयोग है। एस्मे ने शुरू किया, लेकिन जब उसने बाकी सभी के अविश्वसनीय भाव देखे तो रुक गई। मेरा मतलब संयोग से नहीं है कि एक अजनबी ने बेला के घर को बेतरतीब ढंग से चुना। मेरा मतलब था कि शायद कोई बस उत्सुक था। हमारी खुशबू उसके चारों ओर है। क्या वह सोच रहा था कि हमें वहाँ क्या खींचता है? तो फिर वह यहाँ क्यों नहीं आया? अगर उसे जिज्ञासा थी, एम्मेट ने पूछा। तुम ऐसा करोगे? एस्मे ने अचानक स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा। हम में से बाकी लोग हमेशा इतने सीधे नहीं होते। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, वह डर सकता है, लेकिन चार्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये दुश्मन होने की जरूरत नहीं है, बस उत्सुक, जैसे जेम्स और विक्टोरिया को शुरू में उत्सुकता थी। विक्टोरिया के बारे में सोचकर मैं कांप उठा, हालांकि एक बात जिस पर वे निश्चित थे कि यह वह नहीं थी। इस बार नहीं, वो अपने जुनूनी पैटर्न पर टिकी रहेगी। यह कोई और था, एक अजनबी। मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि पिशाच इस दुनिया में मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़े भागीदार हैं। कितनी बार आम इंसान पूरी तरह से अनजान होकर उनके रास्ते में आ गया। कितनी मौतें, जिन्हें अनजाने में अपराध और दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया, वास्तव में उनकी प्यास के कारण हुई। जब मैं आखिरकार इस नई दुनिया में शामिल हो गया तो ये कितनी भीड़ भाड़ वाली होगी। उस धुंधले भविष्य ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कुलीन ने एस्मे के शब्दों पर अलग अलग भावों से विचार किया। मैं देख सकता था कि एडवर्ड ने उसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया और कार्लिसले उसे स्वीकार करना चाहता था। एलिस ने अपने होंठ सिकुड़े। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये समय बहुत सही था। यह आगंतुक इतना सावधान था कि कोई संपर्क न कर सके। लगभग ऐसा लगता था कि उसे पता था कि मैं देख लूंगा। संपर्क न करने के पीछे उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, एस्मे ने उसे याद दिलाया। क्या ये वास्तव में मायने रखता है कि वह कौन था? मैंने पूछा। क्या ये संभावना पर्याप्त नहीं है कि कोई मुझे ढूंढ रहा था? हमें स्नातक होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, बेला, एडवर्ड ने जल्दी से कहा। यह इतना बुरा नहीं है। अगर तुम वाकई खतरे में हो, तो हमें पता चल जाएगा। चार्ली के बारे में सोचो, कार्लिसले ने मुझे याद दिलाया। सोचो कि अगर तुम गायब हो जाओ तो उसे कितना दुख होगा। मैं चार्ली के बारे में सोच रहा हूँ। वो वही है जिसकी मुझे चिंता है। क्या होगा अगर मेरा छोटा मेहमान कल रात प्यासा रह गया होता? जब तक मैं चार्ली के आसपास हूँ, वह भी निशाना है। अगर उसे कुछ हुआ, तो ये सब मेरी गलती होगी। शायद ही, बेला, एस्मे ने मेरे बालों को फिर से थपथपाते हुए कहा। और चार्ली को कुछ नहीं होगा। हमें बस ज्यादा सावधान रहना होगा। अधिक सावधान, मैंने अविश्वास में दोहराया। सब ठीक हो जाएगा, बेला, एलिस ने वादा किया। एडवर्ड ने मेरा हाथ दबाया और मैं एक एक करके उनके खूबसूरत चेहरों को देखकर समझ सकता था कि मेरे कुछ भी कहने से उनका मन बदलने वाला नहीं था। घर वापस आने में मुझे बहुत शांति मिली। मैं निराश था, अपने विवेक के विपरीत। मैं अभी भी इंसान ही था। तुम एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहोगे, एडवर्ड ने वादा किया जब वो मुझे चार्ली के घर ले गया। कोई ना कोई हमेशा वहां रहेगा। एम्मेट, एलिस, जेस्पर। मैंने आह भरी। ये तो बेतुकी बात है। वे इतने ऊब जाएंगे कि उन्हें कुछ करने के लिए खुद ही मुझे मारना पड़ेगा। एडवर्ड ने मुझे खिन्न दृष्टि से देखा। बहुत मजेदार है, बेला। जब हम वापस आए तो चार्ली अच्छे मूड में था। वह मेरे और एडवर्ड के बीच तनाव देख सकता था और वह इसे गलत समझ रहा था। उसने मुझे उसके लिए डिनर बनाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। एडवर्ड ने थोड़ी देर के लिए खुद को माफ कर दिया था,
ताकि कुछ निगरानी कर सके। मैंने अनुमान लगाया, लेकिन चार्ली ने मेरे संदेश पास करने के लिए उसके वापस आने तक इंतजार किया। जेकब ने फिर से फोन किया। चार्ली ने एडवर्ड के कमरे में आते ही कहा। मैंने अपना चेहरा खाली रखा और प्लेट उसके सामने रख दी। क्या ये सही है? चार्ली ने भौहें सिकोड़ी। छोटी बात मत बोलो, बेला। वो बहुत नीच लग रहा था। क्या जेकब आपको सभी पी.आर. के लिए भुगतान कर रहा है, या आप स्वयं सेवक हैं? चार्ली मुझ पर अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाता रहा, जब तक कि भोजन ने उसकी अस्पष्ट शिकायत को समाप्त नहीं कर दिया। हालांकि उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसने अपना लक्ष्य पा लिया था। मेरा जीवन इस समय पासों के खेल जैसा लग रहा था। क्या अगली बार पासा पलटने पर सांप की आंख निकलेगी? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? जेकब को दोषी महसूस कराना तुच्छ से भी बदतर लग रहा था। उसने क्या कहा था, लेकिन मैं चार्ली के आसपास उससे बात नहीं करना चाहता था। मुझे हर शब्द पर ध्यान देना था ताकि मैं गलत बात न बोलूं। इस बारे में सोचने से मुझे जेकब और बिली के रिश्ते से जलन होने लगी। ये कितना आसान होगा जब आप उस व्यक्ति से कोई रहस्य नहीं रखते जिसके साथ आप रहते हैं। इसलिए मैं सुबह का इंतजार करूंगा। मैं आज रात मरने वाला नहीं था, और उसे 12 घंटे तक दोषी महसूस करने से कोई नुकसान नहीं होगा। यह उसके लिए अच्छा भी हो सकता है। जब एडवर्ड आधिकारिक तौर पर शाम के लिए चला गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि बारिश में कौन बाहर था। चार्ली और मुझ पर नजर रख रहा था। मुझे एलिस या जो भी हो सकता था, उसके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली मिली। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि यह अच्छा था, ये जानते हुए कि मैं अकेली नहीं थी। और एडवर्ड रिकॉर्ड समय में वापस आ गया। उन्होंने मुझे फिर से सुलाने के लिए गाना गाया और बेहोशी में भी मुझे यह एहसास हुआ कि वे वहाँ हैं और मैं बुरे सपनों से मुक्त होकर सो गई। सुबह चार्ली मेरे उठने से पहले ही डिप्टी मार्क के साथ मछली पकड़ने चला गया। मैंने इस पर्यवेक्षण की कमी का उपयोग दिव्य होने के लिए करने का फैसला किया। मैं जेकब को छोड़ दूंगी। मैंने नाश्ता करने के बाद एडवर्ड को चेतावनी दी। मुझे पता था कि तुम उसे माफ कर दोगे, उसने सहज मुस्कान के साथ कहा। दुर्भावना रखना तुम्हारी कई खूबियों में से एक नहीं है। मैंने आंखें घुमाईं, लेकिन मैं खुश था। ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड वाकई एंटी वेयरवुल्फ वाली बात से उबर चुका है। मैंने डायल करने के बाद ही घड़ी की तरफ देखा। कॉल करने के लिए समय थोड़ा जल्दी था, और मुझे चिंता थी कि मैं बिली और जैक को जगा दूंगा, लेकिन किसी ने दूसरी रिंग से पहले ही फोन उठा लिया, इसलिए वह फोन से बहुत दूर नहीं था। हेलो, एक नीरस आवाज ने कहा। जेकब, बेला, उसने चिल्लाकर कहा। ओह, बेला, मुझे बहुत खेद है। वह शब्दों को जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए लड़खड़ा गया। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस बेवकूफ़ी कर रहा था। मैं गुस्से में था, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। यह मेरे जीवन में अब तक कही गई सबसे बेवकूफ़ी भरी बात थी और मुझे खेद है। मुझ पर नाराज मत हो, कृपया। कृपया, आजीवन दास्ता के लिए तैयार, बस तुम्हें मुझे माफ़ करना है। मैं नाराज नहीं हूँ, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है। धन्यवाद, उसने उत्साह से कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इतना बेवकूफ़ था। इसकी चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। वह राहत से भरकर हंसा। मेरे पास आओ, उसने विनती की। मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूँ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसे? जो भी तुम चाहो। चट्टान पर गोता लगाना, उन्होंने फिर से हंसते हुए सुझाव दिया। ओह, यह एक शानदार विचार है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, उसने वादा किया। चाहे तुम कुछ भी करना चाहो। मैंने एडवर्ड की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन मुझे यकीन था कि यह सही समय नहीं था। अभी नहीं, वह मुझसे खुश नहीं है न? जेकब की आवाज में एक बार फिर कड़वाहट की बजाय शर्म थी। समस्या यह नहीं है। हाँ, एक और समस्या है जो एक शरारती किशोर वेयरवुल्फ से थोड़ी अधिक चिंताजनक है। मैंने अपने लहजे को मजाकिया रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया। क्या हुआ? उसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उससे क्या कहना चाहिए। एडवर्ड ने फ़ोन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया।
मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह काफी शांत लग रहा था। बेला, जेकब ने पूछा। एडवर्ड ने उसका हाथ अपने करीब रखते हुए आह भरी। क्या तुम्हें एडवर्ड से बात करने में कोई आपत्ति है? मैंने आशंकित होकर पूछा। वह तुमसे बात करना चाहता है। काफी लंबा विराम था। ठीक है, जेकब ने आखिरकार सहमति जताई। ये दिलचस्प होना चाहिए। मैंने फोन एडवर्ड को दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी आंखों में छिपी चेतावनी को पढ़ सकेगा। हेलो जेकब, एडवर्ड ने पूरी विनम्रता से कहा। वहां एक सन्नाटा छा गया। मैंने अपने होंठ काटे, यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कि जेकब क्या जवाब देगा। यहाँ कोई आया था, मुझे इसकी गंध नहीं पता, एडवर्ड ने समझाया। क्या आपके पैक में कुछ नया आया है? एक बार फिर विराम लेते हुए एडवर्ड ने बिना किसी आश्चर्य के स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकृति दी। यहाँ मुख्य बात यह है, जेकब, जब तक मैं इस मामले को सुलझा नहीं लेता, मैं बेला को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। तभी जेकब ने उसे बीच में टोका और मैं रिसीवर से उसकी आवाज़ की गूंज सुन सकता था। वह जो भी कह रहा था, वह पहले से ज्यादा जोरदार था। मैंने शब्दों को समझने की असफल कोशिश की। तुम सही हो सकते हो, एडवर्ड ने शुरू किया, लेकिन जेकब फिर से बहस कर रहा था। कम से कम उनमें से कोई भी नाराज नहीं लग रहा था। यह एक दिलचस्प सुझाव है। हम फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर सैम तैयार हो जाए। जेकब की आवाज़ अब धीमी हो गई थी। एडवर्ड के हाव भाव को समझने की कोशिश करते हुए मैंने अपने अंगूठे का नाखून चबाना शुरू कर दिया। धन्यवाद, एडवर्ड ने उत्तर दिया। तभी जेकब ने कुछ ऐसा कहा जिससे एडवर्ड के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैंने अकेले जाने की योजना बनाई थी, एडवर्ड ने अप्रत्याशित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, और उसे दूसरों के साथ छोड़ दूंगा। जेकब की आवाज का स्वर बढ़ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करने की कोशिश करूंगा, एडवर्ड ने वादा किया। जितना मैं निष्पक्ष रूप से विचार कर सकता हूं, करूंगा। इस बार विराम छोटा था। यह कोई बुरा विचार नहीं है। कब? नहीं, ये ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस रास्ते पर चलने का मौका चाहूंगा, वैसे भी। 10 मिनट, निश्चित रूप से, एडवर्ड ने कहा। उसने फोन मेरी ओर बढ़ाया। बेला, मैं उलझन में था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये सब क्या था? मैंने जेकब से पूछा, मेरी आवाज में गुस्सा था। मुझे पता था कि ये सब बचकाना था, लेकिन मैं खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि यह एक युद्ध विराम है। अरे, मेरा एक काम करो, जेकब ने सुझाव दिया। अपने खून चूसने वाले को ये समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह, खासकर जब वह चला जाए, आरक्षण पर ही है। हम किसी भी चीज से निपटने में सक्षम हैं। क्या आप उसे यही बेचने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ये सही है। चाली का भी यहाँ रहना शायद बेहतर होगा। जितना संभव हो सके, बिली को बुलाओ, मैंने सहमति जताई। मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं चाली को क्रॉसहेयर की सीमा में डाल रहा था जो हमेशा मुझ पर केंद्रित रहता था। और क्या, बस कुछ सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना है, ताकि हम फोक्स के बहुत करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकें। मुझे यकीन नहीं है कि सैम इसके लिए जाएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता, मैं चीज़ों पर नज़र रखूंगा। चीज़ों पर नज़र रखना से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर आप अपने घर के आसपास भेड़िया दौड़ता हुआ देखें तो उस पर गोली मत चलाइए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सचमुच कुछ भी जोखिम भरा नहीं करना चाहिए। वह नाक भान सिकोड़ कर बोला, बेवकूफ़ मत बनो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। एक कहावत में, मैंने उसे मनाने की भी कोशिश की कि वह तुम्हें यहाँ आने दे। वह पक्षपाती है, इसलिए उसे सुरक्षा के बारे में कोई बकवास मत करने दो। वह भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। थोड़ी देर में मिलते हैं, जेकब ने कहा। आप ऊपर आ रहे हैं? हाँ, मैं आपके आगंतुक की गंध लेने जा रहा हूँ ताकि अगर वो वापस आए तो हम उसका पता लगा सकें। जैक, मुझे वास्तव में तुम्हारा ट्रैकिंग का विचार पसंद नहीं है।
ओह प्लीज बेला, उसने बीच में टोका। जेकब हंसा और फिर फोन काट दिया।